हाय गाइस, रिसेंटली हमने अपनी कश्मीर ट्रिप के वीडियोस डाले। ट्रिप से वापस आने के बाद काफ़ी लोगों ने पूछा कि हमने अपनी कश्मीर ट्रिप कैसे प्लान की और क्या इटनरी फॉलो की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ ये सारी डिटेल्स। हमने अपने बच्चों की समर वेकेशन में अप्रैल में ये ट्रिप प्लान की थी और इनिशियली मैंने कुछ ट्रैवल एजेंसी से कोट्स भी लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम टूरिस्ट श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग विजिट करते हैं। फर्स्ट टाइमर्स तो यही करते हैं एंड हमारा भी मोरलेस यही सारे लोकेशंस विजिट करने का प्लान था। तो काफ़ी स्टैंडर्ड पैकेजेस अवेलेबल थे टूर ऑपरेटर्स से एंड कम्पिटिटिव भी थे। मतलब आप खुद भी बुकिंग करो तो प्राइस वाइज सिमिलर ही थे। बट कोविड का टाइम है और बच्चों को लेकर ट्रिप प्लान करो तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। यू नेवर नो, कहीं एंड मोमेंट कभी भी कैंसिल करना पड़े। तो टूर ऑपरेटर्स की कैंसिलेशन पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी। वो विद इन 1 ईयर डेट चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी तो दे रहे थे, बट कैंसिलेशन पे कुछ डिडक्शंस हो रहे थे। तो फाइनली इस वजह से हमने खुद ही सारी बुकिंग्स की। हमने पहले तो फ्लेक्सी फ़्लाइट टिकट्स बुक की जिसमें 500 रुपीज़ कैंसिलेशन चार्जेस था टिल 2 आवर्स बिफोर डिपार्चर। फ़्लाइट्स हमने वाया दिल्ली मिली और ऑलमोस्ट ओवरनाइट जर्नी थी। 2.5 घंटे की बैंगलोर से दिल्ली की फ़्लाइट थी, उसके बाद ले ओवर था कुछ घंटों का और फिर 1 घंटे की फ़्लाइट थी दिल्ली से श्रीनगर की। सुबह के 7 बजे हम श्रीनगर पहुँचने वाले थे। तो ये था हमारा फ़्लाइट का स्केड्यूल। नेक्स्ट हमने कैब बुक की। 9 में से 7 दिन की कैब बुक की क्योंकि फर्स्ट डे हम कहीं घूमने का प्लान नहीं रख रहे थे। ओवरनाइट जर्नी के बाद हम बच्चों को रेस्ट करने के लिए टाइम देना चाहते थे। आप भी अगर बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो फर्स्ट डे हमेशा लाइट रखिए, लेट देम एडजस्ट। सेकेंड डे से 8th डे तक हम घूमने वाले थे और 9th डे अर्ली मॉर्निंग फिर से हमारी रिटर्न फ्लाइट थी। तो हमने 7 डेज़ के लिए कैब बुक किया था और कैब बुक किया था एक ट्रैवल एजेंसी से जिसका नाम था ट्रैवल एक्सप्लोर कश्मीर कैब। तो आता है सवाल कि हमने एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप कैसे मैनेज किया। तो जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो टर्मिनल से जस्ट बाहर निकलकर प्रीपेड टैक्सी काउंटर है, वहाँ से हमें इजीली टैक्सी मिल गई। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, कोई क्यू नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। और जिस दिन हम ट्रिप कंप्लीट करने वाले थे और वापस आने वाले थे उस दिन हमारी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग श्रीनगर से फ़्लाइट थी। तो उस दिन के लिए हमने अपने कैब ड्राइवर से ही बात कर ली और वो राज़ी हो गए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। तो हम उनके साथ ही आ गए। हमने होटल्स भी कश्मीर ट्रिप से जस्ट 1 मंथ पहले बुक की। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, थोड़े और एडवांस में होटल्स बुक करने चाहिए थे। हमने अपने सारे होटल्स अगोडा या booking.com से बुक किए थे और सभी में एंड मोमेंट तक विदाउट एनी डिडक्शंस कैंसिलेशन के ऑप्शन थे। बट मार्च से जून कश्मीर में बहुत ही पीक टूरिस्ट सीज़न होता है, तो थोड़ा जल्दी होटल बुक करते तो और भी अच्छे होटल्स और भी कम प्राइस में मिल सकते थे। बट ठीक है, सारे होटल्स डिसेंट थे, हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सारे होटल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आपके लिए। बजट होटल्स थे और अच्छे लोकेशंस पे थे। ही हमने गुलमर्ग गोंडोला की ऑनलाइन टिकट्स बुक की, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गोंडोला की टिकट ऑनलाइन बुक करना ही अच्छा है। तो सारी बुकिंग फिनिश करने के बाद हमने शुरू किया अपना ट्रिप। फर्स्ट डे जब हम होटल पहुँचे तो क्योंकि हम बहुत अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे, हमारे होटल के रूम्स रेडी नहीं थे, तो हम सीधा निकल गए ट्यूलिप गार्डन्स। इसके लिए जिस टैक्सी ने हमें होटल ड्रॉप किया था उसी से बात की और वो जनाब खुशी खुशी तैयार हो गए हमें ट्यूलिप गार्डन्स ले जाने के लिए। मॉर्निंग आवर्स में ट्यूलिप गार्डन्स में स्पेंड करना हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे काफ़ी खाली था, कोई भी नहीं था, पार्किंग भी बिल्कुल फ्री थी। तो हमने आराम से वहाँ पे अपनी व्हीकल पार्क की और उसके बाद ट्यूलिप गार्डन गए और वहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लोर किया। एंड बाई 10-10:30 जब वहाँ भीड़ बढ़ने लगी, हम वहाँ से निकल चुके थे। हमने अपना ब्रेकफास्ट वहीं फिनिश किया और आ गए अपने होटल। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये है हमारे होटल का रूम श्रीनगर में। होटल का नाम था वैलिसंस होटल, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस होटल का लोकेशन बहुत अच्छा था, ये डल लेक के बिल्कुल पास था। डल लेक के घाट नंबर 2 के ऑपोजिट स्ट्रीट थी और उसमें ऑलमोस्ट 100-150 मीटर्स इनसाइड होटल था। तो लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा था, यहाँ से पास में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे। और ये देखिए एक छोटी सी क्लिप ट्यूलिप गार्डन्स की। जब हम पहुँचे वहाँ अप्रैल सेकेंड वीक में तो ट्यूलिप्स फुल ब्लूम में थे और क्योंकि हम इसको मिस नहीं करना चाहते थे इसलिए हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो टाइप सबसे पहले जाके ट्यूलिप गार्डन्स देख लिया। दूसरे दिन सुबह 9 बजे आ गए हमारे टैक्सी ड्राइवर्स, उनके साथ हमने श्रीनगर का टूर किया। श्रीनगर के 3-4 मुगल गार्डन्स घूमे, परी महल घूमे और ये सब घूमने के बाद इवनिंग अराउंड 4 o'clock हम गए डल लेक पे शिकारा राइड करने। तो परी महल, ट्यूलिप गार्डन, चश्मे शाही, ये सारे गार्डन्स और देखने की जगह काफ़ी आसपास हैं, आप इन सबको एक साथ कवर कर सकते हो। उसके बाद हमने लिया था लंच का ब्रेक। लंच के बाद हम गए थे निशाद बाग जो कि डल लेक के जस्ट ऑपोजिट है और वहाँ घूमने के बाद हम चले गए डल लेक पे शिकारा राइड करने। शिकारा राइड के लिए हमारे कैब ड्राइवर्स ने ही सजेस्ट किया कि हम कौन से घाट पे जाएं और कहाँ से शिकारा लें।
बट शुरू में जो शिकारा ओनर्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बताया और हम ऑलमोस्ट वहाँ से वापस जा रहे थे, बट फिर बार्गेनिंग हुई एंड रेट्स डिसाइड हुए और उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 3 घंटे का शिकारा राइड किया। उसके बाद हम वापस आ गए होटल और वहाँ पे किया आराम। शिकारा राइड बहुत ही अच्छा लगा। मोस्टली इवनिंग में शिकारा राइड करते हैं डल लेक पे, ताकि ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज़ देख सकें और रिलैक्सिंग भी रहता है आफ्टर दी होल डे ऑफ एक्सप्लोरिंग अराउंड। तो आप भी अगर जाते हो तो वी विल रिकमेंड कि आप इवनिंग में शिकारा राइड ज़रूर करो डल लेक पे। तीसरे दिन हम निकल गए श्रीनगर से पहलगाम। ब्रेकफास्ट के बाद अराउंड 10 बजे हम निकले और लंच टाइम तक पहलगाम पहुंच गए थे। रास्ते में ही लिदर नदी के किनारे राफ्टिंग पॉइंट के पास हमने लंच किया। हम बच्चों के साथ थे और काफ़ी सर्दी भी थी, तो राफ्टिंग तो नहीं की हमने, बट आप ज़रूर करिएगा अगर आपके पास ऑप्शन है। यहाँ की राफ्टिंग बहुत ही फेमस है। करीब 2 बजे हम पहुँचे अपने कॉटेज, ओसवाल कॉटेज। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, मैंने मेन मार्केट से करीब 1 किलोमीटर बायसरन वैली के पास में है और 2 फ्लोर्स की प्रॉपर्टी है जिसमें 5 रूम है टोटल, जिसमें 2 ज्वाइंट रूम्स हैं। अगर आप एक ग्रुप में हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके 2 केयर टेकर्स हैं जिन्होंने हमारा काफ़ी ख्याल रखा, खाना पानी और जो भी जैसी भी ज़रूरत थी, इवन 1-2 बार मार्केट के राउंड्स भी लगाए हमारे लिए। तो वहाँ पे हमने बाइसरन वैली देखी और उसके बाद इवनिंग में बोनफायर किया एंड दैट्स हाउ वी स्पेंड द डे इन पहलगाम टुडे। अगले दिन हम निकले पहलगाम की वैलीज़ एक्सप्लोर करने। पहलगाम टैक्सी यूनियन बाहर की टैक्सीज़ को अलाउ नहीं करते, तो यहाँ की लोकल टैक्सीज़ ही हायर करनी पड़ती है लोकल साइट सीइंग के लिए। हमने सुना था कि पीक सीज़न में रेट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हमने अपने होटल के थ्रू ही टैक्सी बुक की। उनके पास आवरली रेट्स भी थे और फुल डे पैकेज भी था, तो हमने फुल डे पैकेज लिया क्योंकि हम बच्चों के साथ थे और स्लोली ट्रैवल करना चाहते थे और कोई भी जगह टाइम बाउंड देखने में, एक्सप्लोर करने में मज़ा नहीं आता, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे कि जहाँ जितना मन करे वहाँ उतना घूम सकें। तो हमने आरू वैली, चंदनवारी और बेताब वैली कवर किया और ये तीनों ही बहुत ही सुंदर जगह है कश्मीर की। तो आप जब पहलगाम जाओ तो इनमें से किसी भी जगह को मिस मत करना। सब घूम के हम लगभग 5:30 बजे शाम तक में वापस अपने होटल पहुंच गए थे कंफर्टेबली और उसके बाद में हमने फिर आराम किया। तो ये क्लिप जो आप देख रहे हो ये है ब्यूटीफुल आरू वैली की क्लिप। आरू वैली में इस समय अप्रैल में स्नो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, काफ़ी हरियाली थी और जो मेन नीचे की वैली है वहाँ से आप हॉर्स राइड करके या फिर ट्रैक करके भी ऊपर मेन वैली जा सकते हो। फिर नेक्स्ट हम गए थे चंदनवारी, जो ज़्यादा हाई लोकेशन पे है और वहाँ पे अभी भी स्नो था, बट ये फ्रोज़न स्नो था, कोई रिसेंट स्नोफॉल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ा हमने स्नो में इंजॉय किया, बच्चों को मज़ा आया यहाँ पे। और उसके बाद हम गए बेताब वैली, जो अगेन नीचे एक वैली में सिचुएटेड है एंड यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी और इसीलिए ये इतनी फेमस है और इसका नाम भी बेताब वैली रख दिया गया। बट डेफिनेटली लोकेशन बहुत सुंदर है। तो डेफिनेटली आप इन तीनों जगहों को ज़रूर घूमना जब आप जाते हो अपनी कश्मीर ट्रिप पे। नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ हमारा पहलगाम से गुलमर्ग का सफ़र। हमने होटल लेट बुक किया था तो गुलमर्ग टाउन में हमें अच्छे होटल नहीं मिले। हमने गुलमर्ग से कुछ 13 किलोमीटर पहले तंगमर्ग में एक होटल बुक किया था। तंगमर्ग एक बहुत ही छोटी सी जगह है। हमारा होटल मेन हाईवे पे ही था, बट आसपास रेस्टोरेंट्स, ग्रॉसरी शॉप्स, मेडिकल शॉप सभी कुछ था, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ रुकने में। तंगमर्ग पहुँचकर हमारे टैक्सी ड्राइवर्स ने हमें लोकल गाइड से कनेक्ट किया। गाइड के साथ जाकर हमने एक शॉप से स्नो गियर्स रेंट किए अगले दिन गोंडोला राइड करने के लिए, हेवी जैकेट्स, स्नो बूट्स, ग्लव्स, ये सब कुछ, और फिर वापस होटल आ गए और आराम किया। अगली सुबह 8 बजे निकले हम गुलमर्ग गोंडोला के लिए अपने गाइड के साथ एक लोकल टैक्सी में। हमें कुछ 30 मिनट लगे तंगमार्ग से गुलमर्ग पहुंचने के लिए। गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड से हमें गोंडोला स्टेशन जाने के लिए कुछ 10 मिनट का वॉक लगा। आपको गुलमर्ग टैक्सी स्टेशन पे घोड़े वाले मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि गोंडोला स्टेशन ले चलेंगे और उसके लिए आपसे काफ़ी पैसे मांगेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली वॉक कर सकते हो, 500 मीटर के अराउंड ही डिस्टेंस होगा। अगर आपका टैक्सी ड्राइवर भी आपको गोंडोला स्टेशन तक छोड़ेगा तो एक्स्ट्रा पैसे लेगा, इसलिए आप टैक्सी को गुलमर्ग के टैक्सी स्टैंड पर छोड़ दीजिए और गोंडोला स्टेशन तक वॉक कर लीजिए। हम 8:45 तक गोंडोला स्टेशन पहुंच गए थे, बट फिर भी वहां बहुत लंबी लाइन लगी थी। आप ज़रूर से गोंडोला के लिए लंच वगैरह अपने होटल से पैक करके लेके जाइए और अगर किड्स साथ में हैं तो उनके लिए लंच, जूस, वाटर भी लेकर जाइए। मैंने ऐसा नहीं किया एंड हमने बहुत रिग्रेट किया बिकॉज़ करीब 2 घंटे तो हमें केबल कार से के लाइन में ही लग गए थे और उसके बाद में हम पहुँचे गुलमर्ग गोंडोला के सेकंड फेज पर जहाँ काफ़ी स्नो था। फर्स्ट फेज पर स्नो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, इसलिए हमने दोनों ही फेज़ की टिकट्स ली थी।
सेकेंड फेज पर हम लकी थे, जब हम वहाँ थे तो वहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ, बट उसकी वजह से काफ़ी ठंड भी हो गई थी। तो अगर आप सेकेंड फेज पर जाते हैं, वो भी पार्टिकुलरली बच्चों के साथ या किसी बड़े लोगों के साथ जो काफ़ी एजड हैं, तो फिर आप ज़रूर एक्स्ट्रा कोट्स या ब्लैंकेट्स वगैरह लेके जाइए। ये देखिए क्लिप्स गुलमर्ग गोंडोला की जब स्नोफॉल होने लगा था, तो आप प्रिपेयर्ड होकर जाओ। ऑलमोस्ट -5 डिग्री टेम्परेचर चला गया था जिस वक्त हम वहाँ पे ऊपर थे। तो एनीवेज़ हमने वहाँ पे इंजॉय किया। जो हमारे साथ लोग थे जिन्होंने स्नो स्पोर्ट्स वगैरह इंजॉय किए, उसके लिए भी आप अपने गाइड की हेल्प ले सकते हो। वो आपको बार्गेनिंग में हेल्प करेंगे और प्रॉपर रेट्स डिसाइड करवा देंगे। तो वहाँ पे आप उनकी हेल्प से राइड ले लो। वो स्लेजिंग वगैरह करवाते हैं और स्कीइंग भी करवाते हैं और काफ़ी ऊपर के लोकेशंस पे लेकर जाते हैं जहाँ आपको ऑलमोस्ट मई तक काफ़ी स्नो मिल जाएगा। तो इसके बाद हम आ गए वापस अपने होटल, और आज था आशी का बर्थडे भी। तो वापस पहुंचकर हमने बस अपने होटल में आशी से एक छोटा सा केक कटिंग करवाया, और उसके बाद में हम सब डिनर वगैरह करके सोने चले गए। तो नेक्स्ट डे हम वापस श्रीनगर जाने वाले थे गुलमर्ग से। अब बचे थे हमारे ट्रिप के लास्ट 2 दिन, और इस 2 दिन हम लोग श्रीनगर में हाउस बोट पे रुकने वाले थे। हाउस बोट पे सारा लगेज लेकर शिकारा के थ्रू जाना पड़ता है। अगर आपका हाउस बोट स्टैंडर्ड है तो उसके टाई अप होंगे शिकारा वालों से, और आपको फ्री की फेरी मिल जाएगी। जब आप घाट पे पहुंचोगे तो वहाँ पे आप हाउस बोट का नाम बताओगे और वो आपकी हेल्प करेंगे। वो पार्टिकुलर शिकारा जो आपके हाउस बोट के लिए जाएगा, वो उसको बुला देंगे। आप उसमें अपने लगेज लोड करके और उसमें जा सकते हो। तो हम गए शिकारा राइड करके अपने होटल, और हमारा जो हाउस बोट था वो था शिकागो ग्रुप ऑफ हाउस बोट्स, और उनकी हॉस्पिटलिटी काफ़ी अच्छी थी। उनके एक केयर टेकर और 2-3 और वर्कर्स वहाँ पे हाउस बोट पे ही थे। पीछे की तरफ था उनका किचन और उनका घर, और उस हाउस बोट में करीब 4 रूम थे, जिसमें से 3 रूम हमने बुक कर रखे थे। तो ऑलमोस्ट इट वाज लाइक एन एक्सक्लूसिव स्टे फॉर अस। आगे हाउस बोट में एक डेक जैसा बना होता है जिस पे बैठ के आप इवनिंग में आते जाते शिकारा वगैरह और डल लेक के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। तो हमने बस आज तो यही किया। एंड हाँ, वाइल वी वर डूइंग दिस, हमारा एक डिबेट चल रहा था कि नेक्स्ट डे हमें श्रीनगर से सोनमर्ग की ट्रिप करनी है या फिर दूध पथरी की। तो सोनमर्ग को फाइनली हमने डिच किया और हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे दूध पथरी, क्योंकि सोनमर्ग अभी एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट लोकेशन हो चुका है और वहाँ पे ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी ठंड एक्सपीरियंस कर ली थी गुलमर्ग में। ये देखो आप, ये हमारे हाउस बोट के का रूम है, उसकी क्लिप है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी डिसेंट था। तो फाइनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम चले वहाँ से दूध पथरी के लिए। श्रीनगर से दूध पथरी करीब 50 किलोमीटर के करीब है, बट काफ़ी पहाड़ी रास्ता है और लास्ट में जाके काफ़ी स्टीप रास्ता है। तो ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स तो लग जाते हैं पहुंचने में। तो हमने ट्रिप किया दूध पथरी का, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। ये एक बहुत ही सुंदर वैली है कश्मीर की। काफ़ी ग्रीन थी, ग्रीन एंड वास्ट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रीन लैंड, जहाँ पे शीप्स ग्रेज कर रहे थे, घोड़े वाले थे, एंड पीपल वेयर जस्ट रोमिंग अराउंड। एंड उसके पीछे जो 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 फील्ड्स थे उनके पीछे सुंदर पेड़ और उसके पीछे स्नो क्लैड माउंटेन्स। तो जो पूरा पिक्चर था वो बहुत ही सुंदर था। मुझे तो अपने स्विट्ज़रलैंड की ट्रिप की याद आ गई। तो हमने यहाँ पे ट्रिप किया। बस एक ही गलती की, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो अपने साथ एक पिकनिक ज़रूर पैक करके लेके जाओ, मतलब अपना लंच कुछ पैक करके लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पे दूध पथरी पहुँचने के बाद फूड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। दिन बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था, सनी मौसम था, एकदम खिला हुआ। हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ। और उसके बाद यहाँ से वापस लौटने में करीब दूध पथरी से हाफ एन आवर वापस आके वहाँ पे एक छोटा सा हैबिटेशन है, एक छोटा सा टाउन या विलेज है जहाँ पे काफ़ी सारे ढाबे हैं। तो हमने वापस आके वहाँ पे अपना लंच किया। दूध पथरी में आपको हॉर्स राइड मिलेगी करने को, और वो आपको लेके जाएंगे 10 किलोमीटर्स फर्दर, जहाँ पे एक वाटर का सोर्स है जिसको दूध पथरी वाटरफॉल्स बोलते हैं, और बोलते हैं कि बहुत सुंदर है। हमने वो किया नहीं, हम जस्ट वॉक करके आसपास के एरियाज़ को एंजॉय करना चाहते थे। तो दूध पथरी का ट्रिप फिनिश करने के बाद लॉट्स ऑफ मेमोरीज़ के साथ फिनिश हो गई हमारी कश्मीर की ट्रिप।
अगले दिन मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी 7:30 की, तो हम काफ़ी अर्ली निकले अपने होटल से। शिकारा भी मिल गया, हाउस बोट वालों ने अरेंज कर दिया था और हमारे टैक्सी ड्राइवर्स भी आ गए थे टाइम पे। ओवरऑल हमने 2 रात श्रीनगर, 2 रात पहलगाम, 2 रात तनमर्ग और फाइनली 2 रात वापस श्रीनगर के हाउस बोट में बिताया। फ़्लाइट, होटल, टैक्सी के अलावा बस हमने गुलमर्ग की गोंडोला राइड एडवांस में बुक की थी और कुछ भी नहीं। कश्मीर बहुत ही टूरिस्टी है और कमर्शियलाइज्ड भी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ टूर करने जाते हो तो आप कैसे बच सकते हैं टूरिस्ट स्कैम्स से, कैसे बार्गेन कर सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसे ना खर्च करने पड़े जहाँ पे वाजिब नहीं है। और शिकारा राइड, हॉर्स राइड या शॉपिंग के टाइम सही रेट्स बार्गेन कर सकते हैं। टूरिस्ट सीज़न में आपको जो रेट्स बताए जाएंगे वो 10 टाइम्स तक ज़्यादा हो सकते हैं। इस सब पे एक डिटेल पोस्ट है जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगी। ज़रूर देखिएगा कश्मीर ट्रिप प्लान करने से पहले। लास्टली, अगर आप इस कन्फ्यूज़न में हो कि कश्मीर जाएं या नहीं, सेफ़ होगा कि नहीं, तो एक और डिटेल पोस्ट लिखा है मैंने सेफ्टी के नज़रिए से, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। हम कश्मीर स्प्रिंग सीज़न में गए थे, स्नो कवर घट रहा था, थोड़ा बियरेबल था और काफ़ी ग्रीनरी भी थी। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। विंटर्स में कश्मीर पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब ये सारे प्लेसेस स्नो में ढक जाते हैं। तो आप अपना कश्मीर ट्रिप उस टाइम प्लान कीजिए अगर आप स्नो में का मज़ा लेना चाहते हैं और स्नो कवर्ड सीन्स देखना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी कश्मीर ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेगी। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।